हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुजी। आज हम हमारे इस वीडियो में 2022 के सीमेट का क्यूए पोर्शन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इस पर्टिकुलर वीडियो को बनाने का जो मोटो है वो ये है कि जो क्वेश्चंस हमारे सामने एग्जाम में आते हैं वो क्वेश्चन सॉल्व होने जैसे तो होते हैं, बट हम कई बार कुछ क्वेश्चंस में एक्स्ट्रा टाइम ले लेते हैं जिसके कारण हम पूरा पेपर कई बार सॉल्व नहीं कर पाते हैं और फिर बाद में रिग्रेट होता है कि यार ये क्वेश्चंस तो काफी ईजी थे बट हम नहीं कर पाए। तो एग्जाम कंडीशंस में टाइम प्रेशर में हम किसी क्वेश्चन को कैसे थोड़ा सा फास्ट, कैसे ऑप्शन अप्रोच यूज करके, कैसे ऑप्शन एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी यूज करके सॉल्व करें, ये हमारा बेसिक मोटो है इस पर्टिकुलर वीडियो का। सो देखना बिल्कुल कि मैं किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा हूं जिससे हम वही स्ट्रेटेजीज हमारी रिस्पेक्टिव एग्जाम्स में यूज कर पाए। ठीक है, चलो सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। In a batch of 50 students, has the ratio of boys to girls as 4:6. Average marks of girls are 60 and average marks of the batch is 62. Average marks of boys will be. एक 50 स्टूडेंट्स का बैच है जिसमें बॉयज और गर्ल्स का रेशो है 4:6। तो सबसे पहले अगर 4:6 का बॉयज और गर्ल्स का रेशो है तो हम यहाँ से जल्दी से फाइंड आउट कर लेते हैं कि कितने बॉयज होंगे कितने गर्ल्स होंगे। सो बॉयज विल बी 20 एंड गर्ल्स विल बी 30। कैसे निकाला? आई होप बहुत ही बेसिक चीज है, सबको पता होगी कि 4:6 में 50 को कैसे डिवाइड किया जाए। जैसे हमने ये डिवाइड करा, हमको बॉयज और गर्ल्स मिल गए। अब हमको क्वेश्चन में गिवन है कि पूरी बैच का जो एवरेज है वो 62 है और गर्ल्स का जो एवरेज है वो 60 है। हमसे बॉयज का एवरेज पूछ लिया। या तो हम इसमें कन्वेंशनल मेथड यूज करें या एग्जाम कंडीशंस में जो सबसे अच्छे से मेथड यूज करी जानी चाहिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, दैट इज एलिगेशन मेथड। एलिगेशन मेथड हम कैसे यूज करेंगे? हमसे बॉयज का एवरेज पूछा है, बॉयज के एवरेज को हमने x मान लिया। गर्ल्स का एवरेज हमको क्वेश्चन में गिवन है 60 और टोटल क्लास का एवरेज हमको क्वेश्चन में गिवन है 62। और जैसे ही हमको ये पता चल गया, अब हम एलिगेशन स्ट्रक्चर अप्लाई करते हैं। नीचे हमको क्या मिलता है? रेशो। यहाँ पर रेशो हमको कितना गिवन है बॉयज और गर्ल्स का? 4:6। 4:6 को हम 2:3 भी लिख सकते हैं, ये हमने लिख दिया 2:3। अब हमको पता है कि ये जो वैल्यू होती है ये इन दोनों में से किसी एक से बड़ी होती है, किसी एक से छोटी होती है। ठीक है, अब यहाँ पर ये वाली जो नंबर है 62, ये 60 से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। दैट मीन्स ये वाला जो नंबर होगा ये 62 से ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा? 3। तो अब हमको पता है कि अगर ये 2 है ये 3 है तो 62 + 3 विल बी 65। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी 65। दैट्स इट, बस यही यूज करना है हमको इस क्वेश्चन में। अकॉर्डिंग टू मी दिस इज द बेस्ट पॉसिबल मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन एग्जाम कंडीशंस। अगर हम ऐसा क्वेश्चन फेस करते तो हमको ये मेथड यूज करना चाहिए। इसके अलावा जो दूसरा मेथड इस क्वेश्चन के लिए हम यूज कर सकते हैं दैट इज कि हम यहाँ पर हमारा बेसिक अप्लाई करें। क्या बेसिक अप्लाई करें? हम बेसिक्स के लिए यूज करते हैं कि हमको टोटल तो पता है कि बॉयज कितने हैं 20, गर्ल्स कितनी हैं 30। हमको ओवरऑल क्लास का एवरेज पता है। हमको पता है एवरेज इज इक्वल्स टू क्या होता है? सम बाय टोटल। सम बाय टोटल मीन सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। पूरी क्लास का एवरेज हमको गिवन है 62। पूरी क्लास का एवरेज गिवन है 62 इज इक्वल्स टू एस अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 50। तो यहां से एस की वैल्यू हमको कितनी मिल गई? 3100। दैट मीन्स ये पूरे 50 स्टूडेंट्स का क्या है? ये हमारा सम आ चुका है। अब गर्ल्स का भी गिवन है हमको, तो गर्ल्स का एवरेज फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एवरेज इज इक्वल्स टू सम ऑफ गर्ल्स डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ गर्ल्स ले लेते हैं। तो एवरेज कितना गिवन है गर्ल्स का? 60 इज इक्वल्स टू सम ऑफ गर्ल्स पता कर लेंगे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हम फाइंड आउट कर चुके हैं कितनी? 30। यहां से हमारा सम ऑफ गर्ल्स पता चल गया कितना? 1800। हमको पता है कि ये जो एस है इसमें बॉयज भी हैं और गर्ल्स भी हैं, जिसमें गर्ल्स का सम अगर हमको 1800 पता चल चुका है तो हम 3100 में से 1800 अगर माइनस कर देंगे तो हमको मिलेगा 1300 एंड दैट विल बी द सम फॉर बॉयज। नाउ वी आर बीइंग आस्क्ड अबाउट फाइंडिंग द एवरेज ऑफ बॉयज। सो एवरेज ऑफ बॉयज विल बी सम, दैट मींस 1300 divided by total number of observations. How many total number of observations? That means 20. So 1300 by 20 will give us 65. So the answer to this question will be 65. ये भी एक बहुत ही बेसिक मेथड है। एवरेजेस का अगर क्वेश्चन है और हम एवरेज इज इक्वल्स टू सम बाय टोटल लगाना जानते हैं तो हम एवरेजेस का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। Let's move to the next question. In the next question, it is given as 4 sheep farmers rented a pasture. Anil grazed his 24 sheep for 3 months, Bimal 10 sheep for 5 months, Champak 35 sheep for 4 months, and Damodar 21 sheep for 3 months. If Anil's share of rent is 720, then find the rent of total pasture. हमको बोल के रखा है 4 फार्मर्स हैं जो कि कुछ पास्चर को रेंट कर रहे हैं। ठीक है, अनिल ने 24 शीप्स रेंट करिए 3 मंथ्स के लिए, तो हम बोल देते हैं 24 इंटू 3, दैट मीन्स अनिल ने 72 यूनिट्स का यूसेज किया है। बीमल के बारे में बात करते हैं। बीमल के लिए हमको क्वेश्चन में गिवन है 10 शिप्स फॉर 5 मंथ्स, दैट मीन्स बीमल ने 50 यूनिट्स यूज करी है।
सी के बारे में बात करते हैं 35 शिप्स फॉर 4 मंथ्स, दैट मीन्स इसने 140 यूनिट्स यूज की है। और डी के बारे में बात करते हैं तो डी का है 21 इंटू 3 विच विल बी 63, इसने 63 यूनिट्स यूज की है। अब हमको क्वेश्चन में गिवन है कि अनिल का रेंट कितना है 720, दैट मीन्स इस 72 की वैल्यू 720 है, दैट मीन्स देयर इज ओनली ए मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ऑफ 10। 72 को किससे मल्टीप्लाई करें 720 लाने के लिए 10 से, तो अगर यहां 10 से हुआ है, हमसे क्वेश्चन में टोटल पूछा है तो पहले हम टोटल फाइंड आउट कर लेते हैं। यहां से हमको टोटल मिल रहा है 325 और इसको हमने जैसे ही 10 से मल्टीप्लाई करा वी विल बी गेटिंग अवर फाइनल आंसर एज 3250। सो 3250 इज अवर फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन। बस इतना ही क्वेश्चन में हमको यूज करना है। क्वेश्चन दिखने के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, बट अगर थोड़ा सा बेसिक्स हमारे अच्छे बने हुए हैं और इस टाइप के क्वेश्चंस की हमने थोड़ी सी पहले प्रैक्टिस की है, सो दिस इज क्वाइट एन इजी क्वेश्चन टू सॉल्व इन एग्जाम कंडीशंस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A copper wire having length of 243 meter and diameter 4 millimeter was melted to form a sphere. Find the diameter of sphere. देखो मेल्टिंग के बारे में बात हुई है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्वेश्चन वॉल्यूम बेस्ड है। तो कॉपर वायर का जो वॉल्यूम है वो स्फीयर में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब वो दोनों वॉल्यूम इक्वल होंगे। अब कॉपर वायर है दैट मीन्स सिलेंडर है, दैट मीन्स वी आर गोइंग टू यूज द फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। बस अब इस क्वेश्चन में अगर हम थोड़ा सा नंबर्स की तरफ ध्यान दे पाए तो हमको एक चीज और समझने की है कि यहां पर यूनिट्स अलग अलग देकर रखी हैं। देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर तो पाई आर। अब ये वाला रेडियस और ये वाला रेडियस सेम तो नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए इसको मैं R1 लिख देता हूं। तो 4/3 पाई R1 क्यूब। ये हमारे दो अलग अलग वॉल्यूम्स के हमने फॉर्मूले अप्लाई कर दिए। बिल्कुल पाई से पाई कैंसिल करना चाहो तो कर सकते हैं, ठीक है। बस अब एक चीज ध्यान रखना, ये वाला रेडियस तो डायमीटर गिवन है 4 मिलीमीटर, ये मिलीमीटर में गिवन है। हाइट मतलब लेंथ ये मीटर में गिवन है, ये वाला रेडियस सेंटीमीटर में पूछा हुआ है। तो अब क्या करें, यूनिट कन्वर्जन पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। जब हमसे क्वेश्चन सेंटीमीटर में पूछा है तो हम सारी यूनिट्स को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, बिकॉज देखो मिलीमीटर सेंटीमीटर से छोटी यूनिट देके रखी है, मीटर सेंटीमीटर से बड़ी यूनिट देके रखी है, तो सेंटीमीटर बीच में, तो हम सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो दिस विल बिकम आर। डायमीटर अगर 4 है तो रेडियस विल बी 2, बट दिस इज इन मिलीमीटर, सो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से डिवाइड कर देंगे का होल स्क्वायर। हाइट मींस लेंथ 243, बट 243 काय में गिवन है, 243 गिवन है हमको मीटर्स में, तो इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100 कर देंगे। दिस विल बी इक्वल्स टू 4/3 इंटू R1 क्यूब। वी जस्ट हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ R, और जैसे R मिलेगा उसका डबल कर देंगे तो डायमीटर मिल जाएगा। करते हैं कैलकुलेट, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4/10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 इंटू 24300। ये 3 को यहाँ मल्टीप्लाई में ले आते हैं, 4 को डिवाइड में ले आते हैं, इज इक्वल्स टू R1 क्यूब। दिस 4 and 4 गेट्स कैंसल्ड, 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। 243 इंटू 3 दिस इज इक्वल टू 729। 729 हमारे R1 क्यूब की वैल्यू आ गई है। दैट मीन्स यहां से हमको पता करना है कि R1 क्या है, तो 729 किसका क्यूब है, 9 का क्यूब है। दैट मीन्स R1 इज इक्वल्स टू 9। दैट मीन्स द रेडियस of the sphere that is being formed after melting that copper wire is 9। अब रेडियस 9 है, हमसे डायमीटर पूछा है, तो डायमीटर विल बी डबल ऑफ दिस रेडियस, दैट मीन्स 18 सेंटीमीटर विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। I hope this is clear. Let's move to the next question. If the cost price is 80% of the selling price, then what is the profit percent? Easiest of the easiest questions. कैसा क्वेश्चन है, मतलब जिसको सिर्फ सीपी एसपी और प्रॉफिट के बारे में भी कुछ पता है तो हम इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर हमको देकर रखा है क्वेश्चन में कि सीपी इज इक्वल्स टू 80% ऑफ एसपी। अब अगर किसी को वैल्यूज लेकर करना है तो बिल्कुल वैल्यूज लेकर कर सकते हो। कैसे, सीपी जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एसपी पे, तो एसपी की हम कुछ वैल्यू लेट कर लेते हैं, लेटेस्ट से 100। अब अगर एसपी की वैल्यू 100 हुई और इसका हमको 80% फाइंड आउट करना है तो हमको बिल्कुल आराम से दिख रहा है कि सीपी विल बी इक्वल्स टू 80। अब अगर सीपी 80 है, एसपी 100 है, तो देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 20। अब 20 का प्रॉफिट है और हमको प्रॉफिट परसेंट पूछा है, तो हमको पता है कि प्रॉफिट परसेंट कैसे फाइंड आउट किया जाता है, 20 अपॉन सीपी इंटू 100। ये हो गया हमारा 1/4 एंड वी नो दैट कि 1/4 क्या होता है, 25% होता है। सो 25% इज द आंसर। ये एक तरीका हो गया जो हमने क्या यूज करा, वैल्यूज लेट करके। बट अब अगर इस क्वेश्चन को हम विदाउट लेटिंग वैल्यूज सॉल्व करना चाहें तो वो कैसे करें, तो फिर से हम जैसा क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है वो लिख लेते हैं कि सीपी इज इक्वल्स टू 80% ऑफ एसपी। एसपी को इधर नीचे ले आओ,
80% का मतलब होता है 80/100 मतलब 4/5। आई नो कि ये रेशो है, 4/5 देकर रखा है, मतलब ये 40-50 भी हो सकता है, 400-500 भी हो सकता है, और इस तरीके से कुछ भी हो सकता है। बट अगर हम यहां पर ऐसा बोल रहे हैं कि हमको CP4 लेना है तो हमको SP5 लेना पड़ेगा। ले लेते हैं CP4 और SP5, दैट मीन्स देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 1। अगर 4 CP है और 5 SP है तो 1 का प्रॉफिट है। हमसे प्रॉफिट परसेंट पूछा है, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट अपॉन CP विच इज 4 इंटू 100, एंड वी नो दैट कि 1/4 का मतलब क्या होता है? 25%। सो 25% इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। दोनों में से हम कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, ये भी काफी कंफर्टेबल मेथड है। किसी का वैल्यूज वाले मेथड पे कंफर्ट होता है तो वो भी कर सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ बैग देयर आर 15 रेड बॉल्स, 10 green balls, 3 balls are drawn at random. The probability of selecting 2 red balls and 1 green ball. टोटल एक बैग की हम बात कर लेते हैं कि एक बैग में 15 रेड बॉल्स हैं और 10 ग्रीन बॉल्स हैं। हमको बोला कि 3 बॉल्स निकाली, कहीं क्वेश्चन में नहीं बोला 1/1, कहीं क्वेश्चन में नहीं बोला विद रिप्लेसमेंट, कहीं क्वेश्चन में नहीं बोला विदाउट रिप्लेसमेंट। दैट मीन्स हमको ये बॉल साथ में निकालनी है। साथ में निकालनी है तो हम क्या यूज करेंगे? कॉम्बिनेशन। 15 रेड बॉल्स में से हमको 2 रेड बॉल्स चाहिए, दैट मीन्स दिस विल बी 15C2 इंटू क्यों? क्योंकि ये वाली 2 भी चाहिए, वो 1 भी चाहिए, दैट मीन्स देयर इज एंड, और एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई। फिर 10 ग्रीन बॉल्स में से 1 ग्रीन बॉल निकालना है, मतलब 10C1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इज 25 एंड वी आर टेकिंग आउट 3, सो 25C3। बस जैसे ही हमने इसका कैलकुलेशन करा हमको फाइनल आंसर मिल जाएगा। कर लेते हैं। 15C2 का मतलब होता है 15 इंटू 14 अपॉन 2 इंटू 1। ऑन सॉल्विंग दिस वी विल बी गेटिंग 105 इंटू 10C1 तो 10 होता है। 25C3 की बात करें तो 25 इंटू 24 इंटू 23 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 3 इंटू 2 से ये कैंसिल हो गया 4 टाइम्स, तो 25 इंटू 4 100 इंटू 23 हम ऐसा लिख लेते हैं। ये 1 0 से 1 0 ये वाला कैंसिल हो गया। 5 से कैंसिल करते हैं ऊपर 21, 5 से कैंसिल किया 2, तो हमको आंसर ही मिल गया 21/46। फर्दर कैलकुलेशन की कोई नीड नहीं है, फर्दर कैंसिलेशन की कोई नीड नहीं है, बिकॉज यही चीज हमारे ऑप्शंस में गिवन है। ठीक है, बस इतना ही करना था। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। With an average speed of 40 km/h, a train reaches its destination in time. If it goes with an average speed of 30 km/h, then it is late by 36 minutes. The total distance traveled by the train is. सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमको एक अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी कि बोलना क्या चाह रहे हैं। उन्होंने बोला हमको क्वेश्चन में कि अगर एक ट्रेन 40 की स्पीड से जा रही है तो वो टाइम पे पहुंच रही है, बट अगर उस ट्रेन ने अपनी स्पीड कम करके 30 कर दी तो वो 36 मिनट लेट हो रही है। तो बेसिक सी बात है, स्पीड अगर हम बढ़ाएंगे तो टाइम कम लगता है, लेकिन अगर इस क्वेश्चन की तरह स्पीड को कम करेंगे तो टाइम बढ़ जाएगा। अब दोनों ही केसेस में हमको पता है कि डिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट है, और डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो वी नो दैट की स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। स्पीड और टाइम क्या होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब अगर स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, हम यहां पर देख पा रहे हैं कि हमारी स्पीड्स का रेशियो कितना है? 4:3। and if the ratio of speed is 4:3, then the ratio of time will be 3:4, because speed and time are inversely proportional to each other. तो टाइम कितना हो गया? 3:4। इस 3:4 टाइम को हम 3t और 4t बोल देते हैं। t क्यों लिया? क्योंकि टाइम के बारे में बात हो रही है। अब अगर हम यहां से बात करें, ये 36 मिनट्स क्या देकर रखा था? दोनों टाइम्स के बीच का डिफरेंस। पहले केस में t टाइम लग रहा था, बट अब क्या हो रहा है? 36 मिनट ज्यादा लग रहे हैं, मतलब दोनों के बीच में 36 का डिफरेंस है। यहां से हम अगर इन दोनों को माइनस कर दें, सो दिस विल बिकम t इक्वल्स टू 36। हमको क्वेश्चन में गिवन है, तो t की वैल्यू 36 आ गई। अब अगर t 36 है तो 3t कितना हो जाएगा? 108, बट याद रखना ये मिनट्स में है। 4t कितना हो जाएगा? 144, ये भी ध्यान रखना ये मिनट्स में है। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ, तो वी नो दैट कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। अब हमारे पास दो ऑप्शंस है, क्योंकि हमारे पास दोनों केसेस की स्पीड भी अवेलेबल है, दोनों केसेस का टाइम भी अवेलेबल है। हम किसी भी एक केस को यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। कैसे? फर्स्ट केस की स्पीड हमको पता थी कितनी? 40, तो स्पीड लिख दी 40 इंटू, अब अगर स्पीड फर्स्ट केस के लिए है तो टाइम भी फर्स्ट केस का लेंगे विच इज 108। बट एक छोटी सी चीज ध्यान रखना, स्पीड हमारी किलोमीटर पर आवर में है और टाइम हमारा मिनट्स में है, तो मिनट्स को हमको आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम 60 से डिवाइड करते हैं, 1 0 1 0 ये वाला कैंसिल हो जाएगा। सो दिस विल बी 4 इंटू 108/6 होता है 18, तो 4 इंटू 18 इज 72। सो 72 किलोमीटर इज द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन। बस यही यूज करना है। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है कि डिस्टेंस अगर कांस्टेंट होता है तो स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। Let's move to the next question.
A man borrows rupees 4,000 at 15% compound interest. At the end of each year, he pays back rupees 1,500. How much amount is required to pay at the end of third year to clear all his dues? कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बात हुई है. अगर हमको कंपाउंड इंटरेस्ट, बेसिक कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बात करते हैं तो हम पूरे 3 साल का एक साथ निकाल लेते हैं. बट यहाँ पर हमको क्वेश्चन में क्या बोला है, पहले 1 साल का इंटरेस्ट निकाल के पता करना है. उसके बाद उसने क्या करा, 1,500 कुछ डिपॉजिट कर दिया, फिर सेकंड ईयर का निकालना पड़ेगा, फिर डिपॉजिट कर दिया, और फिर थर्ड ईयर के बाद उसको कितना पे करना पड़ेगा कि वो अपने सारे ड्यूज क्लियर कर ले. तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इंडिविजुअल ईयर पे कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हमारा प्रिंसिपल है 4,000. अब अगर हमने 4,000 पे 15% अप्लाई किया, 1 साल के लिए निकाल रहे हैं तो टाइम तो लिखे नहीं लिखे एक ही बात है, तो 4,000 इंटू 15% कितना हो जाएगा हमारा, दिस विल बी 600. दैट मीन्स जो चीज इनिशियली, जो चीज उसने बोरो करी थी, 4,000 बोरो करे थे, वो 1 साल के बाद कितने हो गए, 600 बढ़ के हो गए 4,600. अब 4,600 में से 1,500 तो डिपॉजिट हो गया, तो 1,500 डिपॉजिट हो गया, दैट मीन्स नाउ वी आर लेफ्ट विद 3,100. मतलब 1 साल के बाद अब उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट कैलकुलेशंस होंगे दैट विल बी ऑन 3,100. यही कॉन्सेप्ट बस हमको ध्यान रखना है कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल इंटरेस्ट जो है वो चेंज होता जाता है. ठीक है, वैसे तो वो बढ़ता है, बट यहाँ पर वो हर साल 1,500 दे रहा है, तो वो बढ़ने के बाद 1,500 कम हुआ, 3,100 हो गया. दैट मीन्स नाउ वी हैव टू कैलकुलेट दिस 15% ऑन दिस 3,100. इसको हम कैंसिल करेंगे, ये कैलकुलेशन करेंगे तो 31 इंटू 15 होता है 465. दैट मीन्स अब 3,100 पे जो कैलकुलेशन हुआ, 3,100 पे जो इंटरेस्ट लगा, दैट इज 465. सो व्हाट विल बी द अमाउंट नाउ, 3,100 प्लस 465, दैट मीन्स 3,565. तो अब 2 साल के बाद उसको कितना देना बाकी है, 3,565. उसमें से उसने 1,500 फिर से डिपॉजिट कर दिया, तो अब उसको कितना ड्यू बच गया, 2,065. तो ये 2 साल बाद का हमारा कैलकुलेशन हो गया कि 2 साल के बाद अब उसके ऊपर कितना पैसा और बचा हुआ है, 2,065. अब जो कंपाउंड इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा दैट विल बी ऑन दिस 2,065. अब 2,065 पे हम कर देते हैं 15%, तो इंटू 15/100. यहीं से 5 से कैंसिल करते हैं, 3 यहाँ से 5 से कैंसिल किया 20, इसको 5 से कैंसिल किया, इसको 5 से कैंसिल किया, दिस विल बी 4. 5 से कैंसिल होने के बाद मिलेगा हमको 413. सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा हमको 1,239/4 विच ऑन सॉल्विंग गिव्स अस 309.75. इसका मतलब अब ये उसके ऊपर इंटरेस्ट लग जाएगा कितना, 309.75. पहले पैसा कितना था जो उसके ऊपर ड्यू था, 2,065. उस पर कितना इंटरेस्ट लग रहा है, 309.75. इतना इंटरेस्ट लगने के बाद अब कितना पैसा हो जाएगा, तो अगर हम यहां से कैलकुलेट करें तो हमको पता चल रहा है कुछ ये 2,374.75 हो रहा है. इसका मतलब 3 साल के बाद क्या हो रहा है, उसको इतना पैसा देना बच रहा है. अब इसमें से वो फिर से 1,500 दे देगा, सो इसमें से 1,500 माइनस कर देते हैं, और इसमें से 1,500 माइनस करने के बाद कितना बच रहा है, 874.75. और यही वो वैल्यू है जो 3 साल के बाद उसको फिर देनी पड़ेगी अपने ड्यूज क्लियर करने के लिए. यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था. दैट मीन्स द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी 874.75. थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, बट अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम इस क्वेश्चन को बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं. सिंपली हमको एसआई और सीआई के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए और किस तरीके से कैलकुलेशन करनी चाहिए. हाँ, कैलकुलेशन जरूर है इस क्वेश्चन में, इसीलिए थोड़ा सा हमको साइमल्टेनियसली कैलकुलेशन पार्ट पे भी फोकस करना चाहिए, जिससे हम इस क्वेश्चन में 2-3 मिनट से ज्यादा तो ना लें. ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डीआई बेस्ड क्वेश्चन है. द फॉलोइंग पाई चार्ट एम्बडीज the details about the percent production of 7 different companies A to G with the total production of all companies at 1,500 units. इसका मतलब हमको यहाँ पर जो ये इन्फॉर्मेशन देके रखी है टोटल प्रोडक्शन की, A के लिए हमको देकर रखा है कितना परसेंट, 16%. B के लिए हमको देकर रखा है 11%. C के लिए हमको गिवन है 21%. D के लिए हमको गिवन है 9%. E के लिए हमको गिवन है 26%. F के लिए हमको गिवन है 5%. एंड फाइनली G के लिए हमको गिवन है 12%. ये हमको टोटल डेटा गिवन है क्वेश्चन में, और टोटल प्रोडक्शन कितना देकर रखा है 1,500. दैट मीन्स उस 1,500 का ये परसेंटेज निकाल के हमको वैल्यूज फाइंड आउट करना है. फर्स्ट हमको यहां पर देके रखा है कि अब हमसे अलग अलग ऑप्शंस पूछ के रखे. पहला ऑप्शन बोला है कंपनीज ए एंड जी आर प्रोड्यूसिंग मोर देन 500 यूनिट्स. ए और जी, अब ए का कितना परसेंटेज है, 16%. जी का कितना परसेंटेज है, 12%. तो 16 और 12. अच्छा, अब यहां पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लगेगा. 16% भी हमको 1,500 का ही फाइंड आउट करना है,
12% भी हमको 1500 का ही फाइंड आउट करना है। तो अगर दोनों नंबर्स हमको, दोनों परसेंटेज हमको सेम नंबर के फाइंड आउट करने, तो हम दोनों का परसेंटेज भी ऐड कर सकते हैं। सो व्हाट विल दिस बिकम, 28% ऑफ 1500। तो 28/100 इंटू 1500, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 280 प्लस 140 विच विल गिव अस 420। मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 420, बट क्वेश्चन में बोला गया था मोर देन 500, तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं है। इस क्वेश्चन को हमको ऑप्शन से ही इसी तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन में गिवन है ए तो गलत है। अब देखो ए गलत है तो एग्जाम कंडीशंस में हम क्या करेंगे, ए गलत है दैट मीन्स ये आंसर नहीं हो सकता। और किस में ए है, इस वाले में भी ए है, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। बाकी ऑप्शंस देखते हैं। बी के बारे में बात करते हैं। बी में बोला है कंपनीज बी एंड एफ आर प्रोड्यूसिंग लेस देन 250 यूनिट्स। बी एंड एफ, तो बी मतलब 11, एफ मतलब 5, 11 और 5 हो गया 16। तो अब हमको फाइंड आउट करना है 16% किसका, 1500 का। 1500 का हम 16% फाइंड आउट करेंगे, सो दिस विल बिकम 16/100 दैट मींस 240। और उसने हमको बोला लेस देन 250 दैट मींस ये सही है। दैट मींस ऑप्शन बी, मतलब बी वाला जो स्टेटमेंट है वो सही है। तो अब बी स्टेटमेंट हमारा किस किस में गिवन है, तो बी स्टेटमेंट ओनली बी एंड सी आर ट्रू और डी एंड ए आर ट्रू। मतलब बी वाला स्टेटमेंट हमारे पास जो है वो सिर्फ ऑप्शन ए में और ऑप्शन बी में ही अवेलेबल है, जिसमें से ऑप्शन ए को तो हम एलिमिनेट कर चुके हैं। दैट मींस नाउ वी आर देयर विद अवर आंसर। दैट मींस बी वाला आंसर आ चुका है, बाकी ऑप्शंस हमको उठाने की जरूरत नहीं है। यही चीज हमको कॉम्पिटिटिव में एक पर्टिकुलरली एग्जाम डे पर ध्यान रखनी पड़ती है। प्रैक्टिस में भले ही हमारा ऑप्शन ट्राई करके देखें, लेकिन एग्जाम में अगर हमको पता चल चुका है कि बी वाला ही आंसर आ रहा है और बी वाला हमारे सिर्फ पहले दो ऑप्शंस में, सो दिस इज गोइंग टू बी आवर आंसर। क्यों बाकी के ऑप्शंस चेक करेंगे हम, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज गिवन एज इन अ लोकल इलेक्शन between two candidates, one candidate got 55% of total valid votes and was declared as winner, ठीक है। 15% of the votes were invalid if the total number of votes polled was 15,200. what were the valid votes for the loser? 15,200 टोटल वोट्स है, जिसमें से 15% वोट्स तो क्या हो गए, इनवैलिड हो गए। तो इसका 15% फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसका 15% कितना हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गए। 152 इंटू 15 करना है 30, कैरी 3 15 78, कैरी 7 2280, मतलब 15200। 15,200 में से 2,280 वोट्स ऐसे हैं जो इनवैलिड है। तो वैलिड वोट्स कितने बचे, तो 15200 में से हम माइनस कर देंगे 2280, कितना बचेगा 02912। तो 12920 ही वैलिड वोट्स है। दैट मीन्स जो कुछ भी कैलकुलेशन हुआ है विनर और लूजर का वो इतने वोट से हुआ है। तो 12920 वोट्स में से 55% वोट्स मिले हैं विनर को। हमसे पूछा है लूजर को कितने मिले होंगे, तो अब या तो हम 55% फाइंड आउट कर लें, लेकिन हमको पता है कि अगर 55% वोट्स विनर के हैं तो 45% लूजर के होंगे। तो हम इसका 45% फाइंड आउट कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। सो 45% ऑफ 12920, 1010 कैंसिल, 5 से कैंसिल किया 9, 5 से कैंसिल किया 2 से इसको कैंसिल करेंगे, दिस विल बी 646। 9 को 646 से मल्टीप्लाई किया तो पीछे मिल जाएगा 9654। अब एक छोटा सा स्मार्ट वर्क यहां भी कर सकते हैं। हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमको पीछे मिल रहा है 4, एक ही ऑप्शन में है पीछे 4, ये आंसर आ गया। अगर हमारे किसी और ऑप्शन में भी हो तो हम कैलकुलेट कर लेंगे, नन ऑफ दीज हो तो भी कैलकुलेट कर लेंगे, बट यहां पर हमको सिर्फ एक ही ऑप्शन में 4 दिया हुआ है। दैट मीन्स दिस इज आवर आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। If 1/x is positive and 1/y is negative, then which of the following statement are true? 1/x एक पॉजिटिव फ्रैक्शन है, मतलब x की वैल्यू पॉजिटिव है। 1/y एक नेगेटिव फ्रैक्शन है, मतलब y की वैल्यू नेगेटिव है। हमसे क्वेश्चन में बोला है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। चलो सबसे पहला स्टेटमेंट देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन है 1/x प्लस 1/y। अगर मैं x की वैल्यू 3 ले लूं, y की वैल्यू -2 ले लूं, हम यहां पर देख पा रहे हैं कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमको क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, बट फर्स्ट ऑप्शन में देकर रखा है पॉजिटिव। दैट मींस ये एलिमिनेट हो गया। तो जिन जिन ऑप्शन में ए है वो ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए, दिस इज एलिमिनेटेड। और किस में ए है, इसमें ए है, मतलब ए और डी दो ऑप्शंस तो हमारे एलिमिनेट हो गए। नाउ वी आर ओनली लेफ्ट विद ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। ऑप्शन बी देखते हैं, 1/x माइनस 1/y। देखो x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, नेगेटिव और नेगेटिव मिलके क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। दैट मींस ये तो सही है, इसका मतलब ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी किस किस में है,
तो एक इसमें है और एक इसमें है। ए तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो गया था, दैट मीन्स बी इज आवर फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन। दैट्स इट, फिर से पूरे हमको ट्राई करने की नीड नहीं पड़ेगी, हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। आई होप इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस कवर किए ये सभी को अच्छे से क्लियर हुए होंगे। इसके जितने रिमेनिंग 10 क्वेश्चंस है दैट वी विल कवर इन सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो। आई होप एवरीवन एंजॉयड दिस वीडियो। थैंक यू।